सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फिज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। आज की जो अहम एक खबर है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, प्रोग्राम के आगाज़ में मेहमानों की जानिब जाऊँगी। शहजाद अकबर साहब ने शहबाज शरीफ साहब का भांडा फोड़ दिया, कहें तो गलत नहीं होगा, बल्कि पूरा कहते नहीं कच्चा चट्टा खोल के रख दिया। मियाँ साहब के अपने बेटों के, अहलिया के, दामाद के, पता नहीं किस किस के, नौकरों के, मालियों के असासों में इतना इजाफा हुआ कि शहबाज शरीफ साहब खुद भी सुनकर यकीनी तौर पे हैरान हो गए। मियाँ साहब, आप मुल्क से बाहर बैठकर वजीर आजम को, अदलिया को और दीगर इदारों को निशाना बनाते हैं, जबकि आपकी तो अपनी दाढ़ी में तिनका है, आपके अपने काम इतने कच्चे हैं, अब पकड़े गए बिल्कुल बच नहीं पाएंगे। मेहमानों से तारुफ करवाती हूँ और ये सवाल का जो बॉल है उनके कोर्ट में फेंकूंगी। डॉक्टर रामेश कुमार हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, वार्म वेलकम इन दी प्रोग्राम। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। तो पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी डॉक्टर रामेश कुमार साहब। वो तो बड़ी बातें कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब कल के, जी मैं सुरखरू हो गया, दूध का दूध, पानी का पानी, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, जैसे पता नहीं किसने क्लीन चिट दे दी है उनको, सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट उनके हाथ में पकड़ा दिया। अब शहजाद अकबर साहब ये बता रहे हैं उनके बारे में, उनका भांडा बाकायदा फोड़ के रख दिया, कच्चा चट्टा खोल के रख दिया। अवाम बड़ी कंफ्यूज है कि एक बंदा अपने आप को कह रहा है मैं सुरखरू हूं, दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। आप जरा क्लियर कीजिए कि ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है सियासत में, यानी जिसका जो दिल चाह रहा है वो बोले जा रहा है। फिजा, दोनों गलत हैं। कल मियाँ शहबाज शरीफ की कोर्ट के अंदर रिमार्क्स के ऊपर, कोर्ट की जजमेंट नहीं थी, रिमार्क्स थे, रिमार्क्स के ऊपर बड़ी दिलेरी के साथ जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो नहीं करनी चाहिए थी और जो हकीकत से मुबनी नहीं थी, और रेसिप्रोकली जो आज यहाँ से हुआ शहजाद अकबर के हवाले से, मैं उन चीज़ों को भी सपोर्ट नहीं करता कि आपके घर में ये लोग आए, इनसे पैसे लिए, ये तो क्या सर रहे हैं, ये बातें, ये कोई प्रूफ नहीं होती है और ये बातें भी ऐसे इल्ज़ाम के ऊपर होती हैं। मैं समझता हूँ ये काम नहीं शहजाद का है, नहीं शहबाज का काम। ये है कि इदारों के अंदर जो एहतसाबी इदारे बने हुए हैं उनका काम है कि उनको देखे, और वैसे भी जब तक किसी के ऊपर एक इंक्वायरी चल रही हो, इन्वेस्टिगेशन चल रही हो, जब तक वो फाइनल आए तब तक किसी को ये भी नहीं कहना चाहिए। अवाम इस वजह से परेशान है कि अवामी इश्यूज़ के ऊपर बात नहीं हो रही है। एक तरफ जो है वो आता है चोर और लुटेरे की आवाज़, दूसरी तरफ नाहल और नालायकों की आवाज़। मैं समझता हूँ ना इनफ इज़ इनफ। अगर 24 साल पहले अगर आप माजी में चले जाएं, हम हमेशा महातीर मामन की बात करते हैं, हम हमेशा मंडेला की बात करते हैं। 24 साल वो अपोजिशन में रह के जेल में उसने गुजारे, मगर गुजारने के बाद, अपोजिशन में रहने के बाद जब वो आज़ाद होके आया तो उसने कहा कि मेरा मुल्क तरक्की कैसे करेगा। मेरी एजेंडा तो ये थी, मगर मेरे मुल्क के अंदर तरक्की के तरफ अगर मुझे लेके जाना है तो मुझे यहाँ पे मोहब्बत का मैसेज देना है, मुझे यहाँ पे जो काम वाले बंदे हैं उनको जोड़ना है, तब मैं अपने मुल्क को तरक्की लेके जाऊँगा। आज साउथ अफ्रीका के अंदर काले गोले का तफावत उसने ख़त्म कर दिया। इस तरीके से इदारों को आप, इदारों का एहतराम और इदारों को मजबूत करना, इदारों को इंडिपेंडेंट करना, इदारों को विदाउट इन्फ्लुएंस और विदाउट इंटरफेरेंस करना, और सज़ा और जज़ा का कानून बनाना, ये जब तक चीज़ें नहीं होंगी, मैं समझता हूँ हम एक दूसरे के ऊपर गाली गलोच ये वो सारी चीज़ें करते जाएंगे। एक स्टेटमेंट आएगी वो तारीफ़ करेगा, दूसरी स्टेटमेंट आएगी वो तारीफ़ करेगा, मीडिया उनको ब्रेकिंग न्यूज़ करके दिखाता रहेगा। मैं और हारिस नवाज भाई एक दूसरे के मुंह देखते रहेंगे और ये वक्त ऐसे गुजर जाएगा, अवाम पीछे चलती जाएगी, पाकिस्तान पीछे जाता रहेगा। ये पाकिस्तान का जो तोहफ़ा जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस से मिलके पहले अंग्रेज़ों से भारत को आज़ाद कराया और उसके बाद भारत के अंदर ये जो है वो पाकिस्तान का तोहफ़ा जो हमारे लिए ये छोड़ के गए, और आज उस तोहफे की हम वो कदर नहीं कर रहे हैं जितनी हमें कदर करनी चाहिए। ये तो फिर भी दुआ करनी चाहिए उन इदारों की, उन सिक्योरिटी फोर्सेस की जो हमारी तरफ मैली आंख देखने वाले के लिए
हम दिन को रात को हम सोते हैं, हम रात को क्या हम दिन को भी सोते हैं, मगर वो नहीं दिन को सोते हैं नहीं रात को सोते हैं, वो जगते हैं। तब अब अभी तक हमारा मुल्क जो है वो सेफ है। मगर जो हमारी ड्यूटी है कि मुल्क का इमेज बेहतर करें, हमारी ड्यूटी है कि मुल्क की इकोनॉमी मजबूत करें, हमारी ड्यूटी है कि आवाम के अंदर खुशहाली लेके आएँ, वो हम करने में आज तक 72 सालों में नाकाम है। जमहूरी इदारे जमहूरी लोग उसकी खैर नहीं कर रहे हैं। आप देखें ना, इलेक्शन कमीशन का मामला हुआ, पार्लियामेंट सुप्रीम की बात करते हैं मगर पार्लियामेंट्री मैटर जाके सुप्रीम कोर्ट के हवाले करती है। ये जब तक हम अपने आप को ब्रिगेडियर साहब आपका पॉइंट मैं इस पे लेना चाहूंगी, आपका कमेंट चाहूंगी। ठीक है जी, ठीक है डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट आ गया, फिर आगे भी बढ़ना है, और भी इश्यूज है। अच्छा जी ब्रिगेडियर साहब, आपसे यही मैं जानना चाहूंगी। अब एक जानिब एक बंदा कहता है कि कोई कहता है हुकूमत वाले उनको कहते हैं चोर हैं, ये चोरी करके चले गए, लूटा हुआ पैसा वापस कर दें। साफ अल्फाज में उन्होंने भी कह दिया कि जी हमें आपको जेलों में रखने का कोई फायदा नहीं है, आप पैसा वापस कर दें जो कौम से लूटा है, जो कौम की अमानत है, बेसिकली कौमी खजाने में जाना चाहिए। अगला बंदा कहता है मैं सुरखरू हूँ, मैं सादिक हूँ, मैं अमीन हूँ, मैं बड़ा प्योर हूँ, मैं बहुत मासूम हूँ, बहुत इनोसेंट हूँ। तो फिर कोई जाए तो जाए कहाँ? यानी आप कहते थे तुम चोर चोर चोर, वो कहता रहे मैं सादिक अमीन सादिक अमीन सादिक अमीन। सोल्यूशन क्या? ऐसे आएगा पैसा वापस? देखें, बात ये है कि ये तो बड़ी बात शहजाद अब्बास ने बड़ी क्लियर बात की है, और वो एक टीवी चैनल पे मैंने पूरा सुना किस तरीके से उन्होंने 2 एडवाइज़र बनाए थे सर्वेंट में, फिर वो उनके घर में पैसा आता था, आगे 32 कंपनियों में ट्रांसफ़र होता था, और उसके बाद वो टोटल पैसा काउंट करें थे ह्यूज अमाउंट, ये तकरीबन 430 बिलियन रुपीज़ हैं, एंड इट इज़ अ बिग मनी। और ये टोटल मनी जो है ये करप्शन की है, एसेट बियॉन्ड मीन्स हैं। जब आपके पास, और आजकल के ज़माने में बैंक का पैसा कहीं छुप नहीं सकता, क्योंकि कंप्यूटराइज है, 2+2 मनी ट्रेल इज़ वेरी ईजी। आप सर्व्ड इन नैब, मुझे पता है कि किस तरीके से आप इसको 2+2 कर लेते हैं, लिंक कर लेते हैं, और पता चलता है कि ये पैसा कहाँ से आया, किधर गया, उसके बाद कहाँ गया, अल्टीमेटली किसके अकाउंट में चला गया। ये तो बात क्लियर। और ये शहबाज शरीफ को जेब नहीं देता कि वो कहें कि कल भी ये कह रहे थे कि मेरे पर एक धेला भी अगर साबित हो जाए तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आई थिंक ये चीज़ें बहुत क्लियर हो चुकी हैं। और लेकिन अब कॉन्फिडेंस देखें, कॉन्फिडेंस के डिटाई कहें क्या कहें से जी, और ये इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। इससे बेहतर है कि आप पाकिस्तान आएँ, आके आप खुद कहें जी ये पैसा है, ये पैसा मेरा इधर से आया और मैंने इसको यहाँ इस्तेमाल किया, ये मेरी हार्ड अर्न मनी है, और ये मनी आई कांट प्रूव इट। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और मैं एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, फिजा ऑनेस्टली आई ऑल्सो फील कि हमें इनको सजाएं देने का, कैद में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। 25 साल के कैद में रख लें, पाकिस्तान की आवाम को क्या फ़ायदा? फ़ायदा ये है कि ये पैसा वापस आए गवर्नमेंट एक्सचेकर के अंदर, और ये पाकिस्तान की आवाम के ऊपर खर्च हो, क्योंकि ये उनका खून पसीने की कमाई है। जितना एजुकेशन ने, हेल्थ ने, बिल्कुल सब चीज़ों ने सफ़र किया है, आज हमने ये इसको यकीन करना है कि ये पैसा है। पीटी गवर्नमेंट इलेक्शन में आई इसीलिए थी कि दे विल एलिमिनेट करप्शन, और आई एम हैप्पी कि जिस तरीके से भी वो इसको ड्राइव कर रहे हैं, लेके चल रहे हैं। आपके दोनों बेटे हैं, उनका एक सलमान शहबाज के पास देखें कितना पैसा आया, फिर उसके बाद शहबाज शरीफ के पास आया। तो ये सही कहा आपने कि अवाम ने बड़ा सफ़र किया है। इस तमाम में जो पिस्सा है वो बेचारा जमहूर यानी अवाम, जमहूरियत के नाम पर सबसे ज़्यादा पिस रहा है, वो जमहूर पिस रहा है, जो कि आम आदमी है, आम वोटर है, जो इन लोगों को ख़ास बनाता है। अब इन्होंने उर्दू वाला सफ़र करते रहते हैं, लंदन तुर गए, लंदन से दिल नहीं लग गया, अमेरिका तुर गए, और अवाम जो बेचारी वो इंग्लिश वाला सफ़र करती रहती है। खैर हम भी उर्दू वाला सफ़र करते हैं और आगे बढ़ते हैं अगले इशू की जाने पर। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, आपसे पहला सवाल पूछूंगी जी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री का मामला है जी, अब तक डेडलॉक बरकरार है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज रिटायर हो रहे हैं, और बाबर अवान साहब के कहते हैं कि जस्टिस नूरुल हक कुरैशी के नाम पर इत्तेफाक हो रहा है, लेकिन ये नाम ना तो हुकूमत के पेश करदा नामों में शामिल है और ना ही अपोजिशन के दिए गए नामों में शामिल है। एक अहम तरीन इदारा बगैर सरबराह के किस तरह काम करेगा? कहीं कोई ऐसी पेचीदगी तो नहीं पैदा होती दिखाई देगी या हो जाएगी जिससे मुल्क में एक नया बहरान पैदा हो जाएगा? सबसे पहले डॉक्टर रमेश कुमार साहब, आपका पॉइंट चाहूंगी इस पे कि ये नाम कहां से आया, क्या वाकई इस नाम पर इत्तेफाक होने जा रहा है? इसके बाद आपकी तरफ आऊंगी ब्रिगेडियर साहब। देखिए फ़िज़ा, मैंने तो ये जस्टिस का नाम नहीं सुना। जो नाम मैंने सुने हैं दोनों तरफ से, वो और नाम सुने हैं जो मीडिया के ऊपर भी चल रहे हैं, वही नाम है। बाबर ने पता नहीं ये कहाँ से नाम लेके आया, वो तो आप बाबर रहमान से पूछें। मगर मैं फिर ये कहता हूँ कि बदकिस्मती है, हम जब तक कोई इदारा गैरफाल नहीं होता तब तक हम उसके हवाले से डिस्कस नहीं करते हैं।
क्या सोते रहते हैं। ये आज की बात नहीं, 18 साल से मैं देखता आ रहा हूँ। ये जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है, आदमी या तो बहुत जल्दी में करते हैं काम कि 3 महीने पहले जो हम सोचते हैं कि भाई ये होने वाली है, हम पहले करते थे कि ऑन हिज रिटायरमेंट ये हो जाएगा, मगर कभी जो है वो जहाँ पे नहीं होना होता है तो वो बिल्कुल देर से करते हैं। और ये मैंने माजी में भी देखी है और अभी भी देख रहा हूँ, तो ये चीज़ें गलत है। दूसरी चीज़ ये कि जब हम अगर चाहते हैं कि कंसेंसस के साथ हमें जिस इशू के ऊपर बढ़ना है, वहाँ पे हमें वो लोग भी ऐसे कमेटी के अंदर रिकमेंडेड करने चाहिए पॉलिटिकल पार्टी को जो कंसेंसस माइंड हो। मैं आपको बताऊं, जो लोग जो बन रहे हैं, जो कमीशनें बन रही हैं मुख्तलिफ इश्यूज़ के हवाले से, वो भी कंसेंसस माइंड नहीं है सारी पॉलिटिकल पार्टीज में। ये एक नहीं, ये रेसिप्रोकल है चीज़ें। चाहे आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की जो, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई अगर ये बंदा आ रहा है, जैसे आप किसी चैनल के ऊपर कोई इज्जतदार बंदा होता है, वो कहता है यार ये गालियां देगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं हट जाता हूं। इस तरीके से कमेटी के अंदर भी ऐसे नाम देते हैं कि कंसेंसस डेवलप नहीं कर सके। हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर अच्छे लोग बैठे हैं, सीनियर लोग बैठे हैं, जो समझते हैं कि आज पार्लियामेंट का मसला जो है वो पार्लियामेंट के अंदर हल होना चाहिए। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन और लीडर ऑफ हाउस में अगर कोई मसला हल नहीं होता तो पार्लियामेंट्री कमेटी में मसला हल करना है तो वो हल होना चाहिए। अगर उधर भी हल नहीं करते हैं, इस तरीके से हम आगे अपने इख्तियारात और किसी को देते हैं, तो मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट को सुप्रीम कहना फिर पार्लियामेंटेरियन का भी काम है। वो नहीं कहते तो फिर पार्लियामेंट को सुप्रीम नहीं कहे। अपने इख्तियारात का इस तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर नहीं समझेंगे तो ये बेहतरी की तरफ हम नहीं जा सकेंगे। बहुत बुरी बात है। और इन हवाले से बिल्कुल ये होना चाहिए कि कोई इदारा, आप इलेक्शन कमीशन के अंदर नाम सेलेक्ट करने हैं, 2 पहले नाम नहीं है। अभी चीफ जो रिटायर्ड हो रहा है उसके अंदर डिले के ऊपर डिले, ये जब गैरफाल चीज़ें हो जाएंगी और खुदा न खास्ता ऐसी कोई चीज़ हो जाएगी तो इलेक्शन के लिए हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं होगा। तो उस हवाले से मैंने आज और भी एक इशू के ऊपर बात की कि इस वक्त हमारे मुल्क की जो खिदमात करने वाली पाक आर्मी के हवाले से जो लास्ट वीक जो चीज़ें चल रही थी, हमें उस दर भी कंसेंसस के साथ, कल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था किसी हमारे वजीर का, करें तो करें, नहीं तो भाई ये लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। जब इलेक्शन कमीशन की बात हो, कंसेंसस के साथ बात हो तो उसकी वेटेज और होती है। अगर हमारी एक्सटेंशन की आर्मी के हवाले से अगर कोई वहाँ पे लेजिस्लेशन की बात हो, अगर नैब के हवाले से लेजिस्लेशन की बात हो, तो वहाँ पे जब कंसेंसस के साथ अगर कोई चीज़ लेजिस्लेशन होगी तो उसकी वेटेज और होगी और उसके लिए रेसिप्रोकल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मगर पहले हमारी गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मगर हमारे ही लोग अगर इस तरीके की बात करेंगे तो हम आगे पोलाइटली वो बढ़ नहीं सकेंगे। नुकसान किसका होगा? क्रेडिबिलिटी इदारों की खराब होगी कि यार इन्होंने इस तरीके से ज़बरदस्ती अपने दौर पे किया था, इन्होंने सादे अक्सरत से किया था, इन्होंने कोर्ट से कराया था, इनकी कमेटी में मेजॉरिटी थी इस वजह से कराया था, मगर वो चीज़ें आखिर तक उसके असरात जो है वो सही नहीं निकलेंगे। ठीक है जी, ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ हम आना चाहूंगे। अब आप बताइएगा, अगर इत्तेफाक नहीं हो पाता तो इससे कोई नया बहरान तो पैदा नहीं हो जाएगा? साथ ही मैं जानना चाहूंगी कि हुकूमत और अपोजिशन अजीबोगरीब से हम देख रहे हैं कि हम भी अपने होश में पहले भी देखते रहे जमहूरियत को, पिछले 10 साल जमहूरियत ही चलती रही। अब ये जो तीसरी वाले हैं, बल्ले वाले हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, भी जमहूरियत ही चल रही है। मुझे समझ नहीं आती कि इस दफा कुछ ऐसा खास हो गया कि शायद इमरान खान साहब पसंद नहीं है तो जी अपोजिशन ने हर बात में कोई ना कोई ऐसी चीज करनी है कि डेडलॉक तो होगा। आम नाजरीन घर बैठे कहते थे अब ये खबर डिस्कस हो रही ना, कुछ हो ना हो लेकिन हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक जरूर होगा। इसकी क्या वजह नजर आती है कि वाकई डेडलॉक हो जाता है या फिर इमरान खान नहीं पसंद तो उनके साथ जानबूझ के डेडलॉक तो बनता है? देखें, बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि एक तो हुकूमती पार्टी को थोड़ा सा मेच्योरिटी चाहिए होती है, देयर इन पावर एंड दे हैव टू मोर कंसिडरेट कि हमने अपोजिशन को साथ लेके चलना है। एक तो ये है। सेकंड ये कि अपोजिशन क्योंकि इस वक्त बहुत ही बुरे तरीके से करप्शन में इन्वॉल्व है और वो टोटल एक्सपोज हो चुके हैं, तो उनको कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है और हर बात को ला के भी डाल देते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, जी गवर्नमेंट की वजह से डिले हो रही है, जबकि ऐसी बात नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए था कि कम से कम 1-1.5 महीना पहले, जब ये रिटायर होने से आप पहले 3 दिन नाम ले लें, अभी 1 हफ्ता पहले नाम आ रहे हैं। आप दोनों पार्टीज़ को चाहिए था, अपोजिशन गवर्नमेंट को, कि कम से कम 1 महीना पहले आप पहले 5 नाम दीजिए, उसके बाद देखें कि से आप फाइनलाइज कर सकते हैं कि नहीं रखते, कंसेंसस होता है नहीं होता,
फिर उसके बाद एक दोबारा यू कैन चेंज द नेम, फिर हो सकता है कंसर्निंग कैंडिडेट आ जाए, जैसे अभी बाबर अवान साहब ने बात की है। नहीं आता तो फिर पार्लिमानी पार्टी में जाता है। लेकिन जमहूरियत का हुस्न ये है कि आपको हर चीज़ अच्छे अंदाज में सॉल्व करनी चाहिए। आप क्यों ये चीज़ें जो हैं वो हम सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएं, दैट इज़ अ जुडिशल एक्टिविज़म की जो हम बात करते हैं वो आ जाती हैं। तभी वो फिर ऑर्डर भी करते हैं पार्लियामेंट को, जो आप ये एक्ट करें। पार्लियामेंट इज सुप्रीम, पार्लियामेंट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ना कोई डिक्टेट कर सकता है। इसलिए पार्लियामेंट को चाहिए कि वो पार्लियामेंट में, क्योंकि ब्रिगेडियर साहब बाकी अगर हर मसला अदलिया ने ही हल करना है तो फिर पार्लियामेंट किस चीज़ के लिए, वहां का क्या काम है? देखें, इसीलिए प्रॉब्लम होती है ना कि अगर आप बुज़दार साहब कोई एक एसपी को चेंज करते हैं तो वो कोर्ट में जाके स्टे हो जाता है। आदम सवाती साहब कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, कोर्ट में स्टे हो जाता है। आपने आईजी को चेंज करना है, कोर्ट में स्टे हो जाता है। सो चीफ एग्जेक्टिव की जो पावर्स हैं, चाहे वो चीफ एग्जेक्टिव ऑफ अ कंट्री हो या प्रोविंस हो, उसमें किसी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इट इज़ ए प्रोगेटिव टू हाउ टू रन अ गवर्नमेंट। अगर उसमें आप छोटी छोटी बातों में अच्छा ब्रिगेडियर साहब, वैसे वाकई एक बात है, आप ये बिल्कुल कहते हैं, बिल्कुल क्लियर बात है, वाज़ेह बात है कि आपस के ताल्लुकात यानी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान के जो ताल्लुकात है, जो कि सॉलिट्यूड से कई बार पर्सनल ग्रजेस की वजह से भी हो जाते हैं, ये उसकी भी निशानदेही करता है, मतलब बाकायदा डिफाइन करता है कि ताल्लुकात इतने खराब हैं कि हर मामला जो है वो आपस में बैठ के हल नहीं होगा, वो कहीं और लेकिन फिर डॉक्टर अच्छा जी, अगली अहम खबर की तरफ हम आते हैं, फिर ब्रेक पे भी ठीक जी जी डॉक्टर परवेज मुशर्रफ साहब के इशू पर आते हैं। मुशर्रफ साहब पर आइन शिकनी केस में मुकदमा चलाया जा रहा है और अदालत ने प्रोसिक्यूशन टीम को 4 दिन का वक्त दिया है। एक ऐसा शख्स जिसने अपनी पूरी जिंदगी मुल्क के लिए बसर की, उसके लिए जंगें लड़ी, अपनी जान खतरे में डाली, और सबसे बड़ी बात, इतना अरसा सदारती मनसब पर रहने के बावजूद 1 रुपए की करप्शन साबित ना हो पाई। अब मुझे तो ये सब कुछ सोचकर यकीनी तौर पर यकीन जानिए बहुत दुख होता है। क्या कहेंगे ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब आप? देखिए, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है और ये इट अमाउंट टू रेडिकुलिंग द आर्मी। इशू ये है कि ये हमें सबको रियलाइज़ करनी चाहिए कि इट्स नेशनल सिक्योरिटी स्टेट और फ़ौज का बहुत अहम किरदार है। आज भी आपके सामने हमारे जवान अपनी शहादतें दे रहे हैं। जो जवान नॉर्थ पाकिस्तान में बैठा हुआ है या सियाचिन पे बैठा हुआ है या लाइन पे बैठा हुआ है या कश्मीर में बैठा हुआ है, ही डजंट नो द एक्चुअल स्टोरी। वो समझता है कि हमारे चीफ आर्मी साहब को ये रेडिकुल कर रहे हैं, फ़ौज को कमज़ोर कर रहे हैं, वो क्या लड़ेगा। और ये मोरल ऑफ ट्रुप्स होता है। हमारे हर महीने एक पल्स रिपोर्ट जाती है जो एक रेजिमेंट से शुरू होती है और चीफ आर्मी साहब को पुट होती है कि ट्रुप्स क्या फील करती हैं, उनका मोरल कैसा है, वो क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी की सारी पुटअप की जाती हैं ताकि चीफ आर्मी साहब को पता चलता है कि मेरी कमांड के ट्रुप्स मेरे मुतालिक या फ़ौज के मुतालिक या हुकूमत के मुतालिक क्या सोचते हैं। अब आप बताइए कि 28 नवंबर को इसका फैसला सुनाया जाना था। 28 नवंबर को चीफ आर्मी स्टाफ जो हमारे जनरल बाजवा हैं उनका केस चल रहा है। एक सर्विंग और एक एक्स चीफ आर्मी स्टाफ को जिस तरीके से रेडिकुल किया गया है और वो दिखाए गए कि अगर चीफ जस्टिस साहब ऐसे बना के दिखा रहे हैं कि वो चीफ आर्मी स्टाफ, आई मीन ये चीज़ें ऐसे नहीं होनी चाहिए। इससे ये इट्स अ बॉडी ऑफ ट्रुप्स, कमांड ऑफ ट्रुप्स एंड मोरल ऑफ ट्रुप्स, ये बिल्कुल फ़र्क है। द पर्सन इज बैटलिंग फॉर हिज लाइफ एंड डेथ, आपके सामने उनकी चल रही है। वट एंड ही हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड लॉट, 10 साल वो रहे हैं, उसके बाद आपने करप्शन नहीं की है। और फिर एक इंडिविजुअल को आप कहते हैं, इसको विक्टिमाइज़ करते हैं पॉलिटिकली कि ये कॉन्स्पिरेसी में कभी भी अकेला आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। जब भी हाई ट्रीजन केस होगा इसमें बॉडी ऑफ ट्रुप्स होगी, कोर कमांडर थे, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ प्रोविंसेस थे, गवर्नर थे, सब बैठे हुए हैं, सब ने मिनट साइन किए हुए हैं इमरजेंसी में। और आप एक आदमी को सो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैव टू बी रिजॉल्व पॉलिटिकली। आप अब प्रोसिक्यूशन को टाइम नहीं दे रहे हैं, गवर्नमेंट इज़ नॉट पुशिंग इट, गवर्नमेंट केस लेके चलती है, गवर्नमेंट इज़ नॉट इंटरेस्टेड, उन्होंने प्रोसिक्यूशन को डिसॉल्व कर दिया। उसके बाद आपने उनको उनके डिफेंस लॉयर को आप जाने नहीं देते हैं। द मैन इज़ बैटलिंग फॉर लाइफ आपके सामने, उन्होंने कहा जी आ जाए वहाँ पर आ जाए, कमीशन आके मेरी स्टेटमेंट ले ले। तो व्हाट डू यू वांट टू प्रूव कि जी अच्छा, हम मुझे ब्रेक पे जाने से पहले मैं डॉक्टर साहब आपका भी कमेंट चाहूंगी। मुशर्रफ साहब की हालत देखें तो शदीद अलील है, इस हालत में भी बयान रिकॉर्ड करवाने पर आमादा है। अब दूसरी जानिब जिन्होंने उन पर केस दाखिल किया अपनी हुकूमत में, उन्होंने खुद तो अदालत से और हुकूमत से बीमारी का बहाना बनाकर बाहर मुल्क जाने की इजाजत ले ली। और वो कितने अलील थे और किस तरह एयर एम्बुलेंस में लेटकर स्ट्रेचर पर गए, ये पूरी कौम ने, सब ने देख लिया, किसी से ढकी छुपी बात नहीं। सिर्फ इंसानी बुनियादों पर ही अगर देखें तो क्या ये परवेज मुशर्रफ साहब के साथ ज्यादती नहीं होगी? इसका जवाब मैं डॉक्टर रमेश कुमार साहब आपसे लूंगी, लेकिन ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान। मेहमानों से दोबारा तारुफ करवा देती हूँ। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर रामेश कुमार हमारे साथ मौजूद है। कुछ देर के बाद हमारे खुसूसी नुमाइंदे सदीक जान अपनी बड़ी खबर के साथ हमें ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर साहब, आपसे सवाल पूछा था, ब्रेक पे जाना पड़ा, तो जवाब मैं आपसे चाहूंगी परवेज मुशर्रफ साहब के हवाले से। सदीक भी मैं ज्वाइन कर चुके। जी सदीक, वार्म वेलकम। मैं आपकी तरफ भी आती हूँ। शायद सदीक भी नहीं सुन पा रहे, कोई टेक्निकल फॉल्ट है जी। टीम इसको ठीक करने की कोशिश कीजिएगा, चूंकि हम लाइव होते हैं नाजरीन, तो फिर डेफिनेटली हमें इसी तरह बात करनी पड़ती है। टीम से भी रिकॉर्डेड शो नहीं होता। अच्छा जी, हमारे पास एक हमारा सेगमेंट है, उस हवाले से जरा बात कर लेते हैं। ऑपोजिशन के तो करतूत खुलकर सामने आ गए, लेकिन अब हुकूमत ने भी, अगर मैं कह दूं कि हद कर दी है तो गलत नहीं होगा। रोज बरोज खासतौर पर महंगाई की अगर बात करूं, महंगाई का तूफान जोर पकड़ता जा रहा है, जिससे तमाम पाकिस्तानी शदीद मुतासर होते दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक नवंबर का महीना गुज़श्ता 9 साल में सबसे महंगा महीना साबित हुआ है। 12.7% महंगाई हुई है सिर्फ नवंबर के महीने की अगर मैं बात करूं। अब इस हालत में खान साहब कहते हैं, क्या कहते हैं, तमाम लोगों को याद होगा, कहते हैं घबराना नहीं है खान साहब, रोटी खाना भी नसीब नहीं हो रहा आवाम को। आप कहते हैं घबराना नहीं है। गरीब को पहनने को कपड़ा नहीं मिल रहा, आप कहते हैं घबराना नहीं है। आप कहते हैं पिछले चोरी करके चले गए, लेकिन अगर वो चोरी कर भी गए तो आपको इसी अवाम ने वोट देकर वजीर आजम बनाया ताकि आप उनके मसाइल का हल निकाले। कोई तो रास्ता निकाले ना जिससे आवाम को रिलीफ भी मिले। अब आवाम यही सुनती रहे कि जो पुराने वाले हैं वो रिस्पॉन्सिबल है। अब ये तो हल नहीं है ना, एक तरफा महंगाई करने से तो मसले हल हो भी नहीं सकते। अब आइए देखते हैं हमारी आवाम इस हवाले से क्या कहती है। हमारा सेगमेंट बोल आवाम बोल। क्या बताएं, क्या महंगाई के ले रहे हैं हम तो इस नए पाकिस्तान से बस दिन हो गए। आलू ले रहे हैं तो बोल रहे हैं तो भाई 80 रुपया किलो है, क्या लें। सरसों का साग जो है 100 रुपया किलो लगा पड़ा है यहाँ पे, तो हम क्या लें। पढ़ा ही नहीं सकते बच्चों को, तालीम नहीं दे सकते, जिंदगी का और सहारा नहीं दे सकते। टमाटर 150 रुपये किलो हो गया, क्या रेट करेंगे। अल्लाह खुश रखे उसको, दिल से तो हमारे बदवा ही निकल सकती है और क्या निकलेंगे। हम 800 रुपये रोज़ कमाने वाले कहाँ जाएंगे। बिजली का बिल भरे या बच्चे पाले या फीसों में इसी में पूरे हो जाते हैं बस, और क्या होगा। टमाटर भी मैंने अभी लिए, वो भी महंगे हुए हैं, मछली मुर्गी वगैरह हर चीज़ महंगी हुई है। तो गरीब आवाम, हम तो चलो मिडिल क्लास हैं, गरीब आवाम किस तरह लेगी। महंगाई बहुत आ रही है। गरीब बंदे से पूछ कर देखो, मजदूर है जो, वो क्या खरीदेगा, वो तो चप्पल भी नहीं पहन सकता अपने लिए। महंगाई बहुत है सर, मैशियत बेहतर हमें तो उसका फ़ायदा नहीं हुआ है। जो भी चीज़ें लेने जाते हैं हर चीज़ महंगी है, ना फ्रूट खरीद सकते हैं, ना सब्ज़ी खरीद सकते हैं, ना गोश्त खरीद सकते हैं। मैशियत कैसे मुस्तकम है हमें तो उसका पता नहीं चल रहा। उम्मीद तो हमें अभी तक जो लगाई थी वो तो हुई नहीं। ठीक है, जिस हिसाब से वोट दिया उसका फिलहाल ही मिला। अल्लाह करे कि हमारे साथ अच्छा सलूक हो जाए। बाकी बहरहाल गरीब आदमी की कमर टूट गई है, इतनी महंगाई हो गई है कि जितनी बात है उतनी कम है। गरीब आदमी 60, 62, 63 रुपया किलो आटे का किलो बिक रहा है। सब्जी की कंडीशन ले लो कि गरीब आदमी क्या लेकर क्या ले ले। इधर पाकिस्तान में कोई कानून नहीं। इमरान खान हुकूमत है ना, क्या किया उसने, कुछ नहीं किया। क्या किया, कुछ नहीं किया। सर मुतमिन तो हम बड़े थे इमरान खान साहब पे कि ये बहुत तब्दीली लाएंगे, बहुत अच्छा निज़ाम लाएंगे। जी, तो बोल आवाम बोल में आपने आवाम की राय सुनी है, आवाम कह रहे हैं जी। और देखने के जब आवाम कुछ कहते हैं और हमारे कैमरामैन, हमारे रिपोर्टर माइक लेके बाहर जाते हैं तो ये होता है कि दूध का दूध पानी का पानी हो गए। वोटर हैं ये वो लोग हैं जो मुतासरीन हैं, जिनकी दिल से आवाज़ निकलती है, जो दिल से निकली आवाज़ घर बैठे नाज़रीन तक हम पहुंचा देते हैं, इनकी आवाज़ आप तक। डॉक्टर रामेश कुमार साहब हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आपको अब अब आवाज़ आ रही होगी। वो कह रहे हैं जी हुकूमत ने हमें कुछ भी नहीं दिया। यहाँ पे तो मैं भी उनके साथ आवाज़ मिलाऊंगी कि हुकूमत क्या आए दिन इसका एहतसाब हो रहा है, उसको जेल में डाल दिया जाएगा, उसको नहीं छोड़ा जाएगा, ना डील होगी ना ढील होगी, कुछ नहीं होगा, कोई एनआरओ नहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब सॉरी टू से, ठीक है, हम चाहते हैं कि करप्ट लोग जो हैं उनका एहतसाब हो, हम चाहते हैं कि चोरी किया हुआ पैसा भी वापस आए, हम चाहते हैं कि ऐसा एक ट्रेंड सेट हो कि आइंदा कोई चोरी करते हुए घबराए, चाहे छोटी चोरी हो चाहे बड़ी चोरी हो, कौमी खजाने को टीका कोई ना लगा सके, सोचे भी ना। लेकिन सर लोगों ने क्या बिगाड़ा, लोगों के लिए तो कुछ भी नहीं हो रहा। अब लोगों को क्या लगे, कोई जेल में रहता है, लंदन जाता है, अमेरिका जाता है, उनको महंगाई ने मार दिया। फिज़ा, मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो अभी आपने जो चीज़ें हाईलाइट की, ये इशू बिल्कुल है और इस इशू का करप्शन से कोई ताल्लुक भी नहीं है। करप्शन का जो इशू है वो इदारों का इशू है। इदारों को हमें मजबूत करना है कि जो भी करप्ट लोग हैं, जो करप्शन हो रही है, माजी में हुई या अभी हो रही है,
उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। ये इशू है एक दूसरे के इखलाक का। आज पोजीशन ये है कि 5 इजलासेस में बिलावल साहब नहीं आए हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब नहीं आए हैं, नहीं प्राइम मिनिस्टर साहब आए। तो ऐसे जब होगा कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप एक दूसरे की इज़्ज़त एहतराम नहीं करेंगे तो फिर ये होगा कि पार्लियामेंट के अंदर कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं आएगा और पार्लियामेंट के अंदर अवामी इश्यूज़ डिस्कस नहीं होंगे। बाहर उनके लोगों के थ्रू एक दूसरे के ऊपर गाली गलौच इशू होती रहेगी। एक नालायक कहेंगे और एक जो है वो चोर और लुटेरे कहेंगे। इस तरीके से आगे सिस्टम बढ़ता रहेगा और महंगाई बढ़ती रहेगी। हमारे अवामी इश्यूज़ डिस्कशन में नहीं आएंगे। इस वक्त हमारे लिए ये मेन इशू है। मैं समझता हूँ उसके लिए हमें बैठना चाहिए कि किस तरीके से हमें, इसमें कोई शक नहीं है कि माजी में जो पैसे मिलते थे उससे ज़्यादा खर्च होता था। करंट अकाउंट डेफिसिट को जिस तरीके से हमारी हुकूमत ने बैलेंस किया है, जिस तरीके से प्रॉफिटेबल किया है, मैं समझता हूँ वो खराज तहसीन है। मगर साथ में हमें ये भी सोचना है कि वो लोग जो ज़कात लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि मदीना रियासत के अंदर सारे लोग ये नहीं थे कि भूखे को रोटी आप खिलाओ, उधर ये था कि हम अपने लोगों को इतने खुद मुख्तियार बनाएं कि कोई ज़कात लेने वाला नहीं हो। और उसके लिए हमें वो पॉलिसी बनानी पड़ेगी। उस पॉलिसी बनाने के लिए सारे पार्लियामेंटेरियन, क्योंकि आवाम का लोड सिर्फ ये नहीं है कि हमारी हुकूमत के ऊपर है, हर उस MNA के ऊपर है, हर उस MPA के ऊपर है जिसने आवाम के साथ वोट लेके इलेक्ट होके अपने हल्के से इलेक्ट होके यहाँ पे पहुँचा है। उसका रोल बनता है कि वो भी अपना पॉजिटिव रोल इख्तियार करे, अच्छी तजावीज़ दे, अच्छी बातें करे। कि ये सारी चीज़ें मैं अभी लिख रहा हूँ इस चीज़ के ऊपर। आज तो मैंने हैप्पी बर्थडे वाल्ट डिज्नी के ऊपर लिखा कि वाल्ट डिज्नी जो है वो किस तरीके से 5 भाई बहनों का और किस तरीके से उसने मुश्किल मराहल में से निकल के आज वो नाम करके गया। अब मैं लिख रहा हूँ नेशन फॉरगटन, कि जो हमारी कौम जो है वो एथिक्स भूल गई है। कि कैसे एथिक्स भूल गई है कि हम डॉक्टर हड़ताल पे, पार्लियामेंटेरियन गाली में फारिग नहीं है, वकला जजों को मारने में फारिग नहीं है। ये सारी चीज़ें जब ऐसे होगी, जो हमारा पढ़ा लिखा तबका जिसको इस कौम की सर्विस करनी है, जिसको इस मुल्क की खिदमत ख्याल रखते हुए, अगर वो भी इस तरीके से ये सोचेंगे कि हमें हॉस्पिटल से निकल के रोडों के ऊपर अपने एहतजाजों में रहेंगे, ये रेसिप्रोकल हर बंदे की रिस्पांसिबिलिटी है। सुनते भी रहते होंगे खबरें। जी सदीक, आपकी बड़ी खबर क्या है? देखें, हम मुसलसल उन चीज़ों के बारे में बताते रहते हैं जो कि अफवाहें फैलाई जाती हैं, जो कि झूठी खबरें फैलाई जाती हैं। आपने देखा कि पिछले 15 रोज़ से एक हिजान बर्पा किया गया और बताया गया कि 5 दिसंबर को हुकूमत घर चली जाएगी। तो आज देखें कि हम जो मुसलसल बताते रहे, तो आज ये बताना ज़रूरी है कि 5 दिसंबर गुजर चुका है, हुकूमत घर नहीं गई। 15 दिन तक फेक न्यूज़ चलती रही और कहा जाता रहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस हुकूमत को घर भेज कर जाएंगे। इस केस की हम तफसील बताते रहे कि अभी मामला स्क्रूटनी कमेटी के पास है। स्क्रूटनी कमेटी पूरी तफसील से हमने बताया था कि स्क्रूटनी कमेटी का मुकम्मल करके इलेक्शन कमीशन के पास मामला भेजेगी। इलेक्शन कमीशन सुनकर फिर फैसला करेगा। फिर ये बहुत एक लंबा प्रोसीजर था, लेकिन 15 दिन तक पूरे प्रोग्राम इस पर होते रहे और कहा जाता रहा कि जी ये हुकूमत ये जो फॉरेन फंडिंग केस है इसमें इसको घर भेज दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक और जो मामला सामने आया है वो ये आया है कि वो पीपल्स पार्टी और वो मुस्लिम लीग नून जो फॉरेन फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ को घर भेजना चाहते थे, तहरीक इंसाफ से हिसाब लेना चाहते थे, जब उनसे खुद ही हिसाब मांगा गया है तो अब वो भी राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी है तो उसने भी स्क्रूटनी कमेटी के दायरे इख्तियार पर सवाल उठा दिए हैं। पीपल्स पार्टी कहती है कि पाकिस्तान के अंदर जो उन्होंने फंडिंग ली उसकी तफसील वो देने के पाबंद नहीं है। अब देखना यह है कि पीपल्स पार्टी आखिर कौन से ऐसे बड़े नाम हैं, कौन से ऐसी शख्सियात हैं जिनके बारे में वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहते कि उनसे वो फंड लेते रहे हैं। क्योंकि हमने देखा कि बहुत बड़े बड़े प्रॉपर्टी टाइकून जो हैं वो उनसे पीपल्स पार्टी के रवाबित भी रहे, तल्लुकात भी रहे, वो उनको बड़े बड़े घर भी बनाकर देते रहे, बड़े बड़ी ज़मीनें भी देते रहे, उसके बदले में पीपल्स पार्टी भी उनको फ़ायदे पहुंचाती रही। तो क्या उन लोगों ने भी पीपल्स पार्टी को फंडिंग की हुई है जो पीपल्स पार्टी नाम नहीं बताना चाहती? तो जो गढ़ा पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने पीटीआई के लिए खोदा था, अब उनको खुद ही खतरा है अपने आप को उस गढ़े से बचा रहे हैं कि कहीं हम उसमें गिर जाएं। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन की स्टोरी आपने सुनी दोनों मेहमानों ने, तो डॉक्टर साहब आपकी तरफ भी आऊंगी, लेकिन ब्रिगेडियर साहब पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप सदीक की इस तमाम तज्जिए पे आपको कमेंट देना चाहें।
देखें, बिल्कुल बात सही है कि अगर एक ने गलत किया है तो तीनों की आनी चाहिए, और अगर तीनों ने गलती की है तो तीनों को चेक करना चाहिए, जिसमें पीपल्स पार्टी भी है, PMLN भी है और PTI भी है। दे हैव टू जस्टिफाई देयर फॉरेन फंडिंग, अगर है जो कानून के मुताबिक है वो बिल्कुल होना चाहिए। और इसलिए मेरे ख्याल में अब ये बिल्कुल वो खामोशी से हो जाएगी और मुझे लगेगा कि इसको पेंड कर दिया गया, क्योंकि इसमें सब इन्वॉल्व हो जाएंगे। फिर एक बात देखें, ये महंगाई की मैं बात कर, देखें इकोनॉमिक इंजन पाकिस्तान का एग्रीकल्चर है, और उसके अंदर कोई रीज़न नहीं है कि आप ये जो महंगाई है ये क्यों हुई है। आपको चाहिए कि आप देखें आपके हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपकी प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, दे हैव टू सी कि कौन से सीज़न में कौन सी क्रॉप लगानी है ताकि उसकी शॉर्टफॉल ना और लोग उसको महंगा ना कर सकें। ये सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको कहते हैं गुड गवर्नेंस। और गवर्नेंस आती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और कमिश्नर लेवल पर। क्या हमने किसी से पूछा उनको कि जी आपने यहाँ पर कोई चेक किया? एक ही शहर में 6 फर्क चीज़ों की महंगाई है। कोई तो कंट्रोल होना चाहिए इसको करने के लिए। आई थॉट दिस पॉइंट आई मस्ट हाईलाइट। ठीक है जी, डॉक्टर रमेश कुमार साहब, आपका कमेंट, वैसे आपका सब सुनना चाहेंगे ये फंडिंग केस के हवाले से कमेंट। मेरा सिद्दीक की बात के ऊपर ये बात होगी, कहावत है कि हिमाम में सारे नंगे। कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसके अंदर बड़े बड़े इन्वेस्टर और सपोर्टर नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी में है। पाकिस्तान की आपने बड़ी बात कही है, जिसको हम कहते हैं कि 10 लाख 20 लाख 30 लाख में जो वो हो, आप एक हल्का भी नहीं हो सकता। तो रियलिस्टिक हमें होना पड़ेगा कि हमारी इलेक्शन के अंदर खर्चा कितना होता है, कौन कितना। हम लोगों को खुद मजबूर करते हैं कि भाई आप जाके चोरी करें, आप जाके क्राइम क्यों बढ़ता है। जब हम उन लोगों को देखते हैं कि जब बंदा देखता है कि मेरे बच्चे भूख मर रहे हैं तो वो जाके क्राइम पे चला जाता है। हमें पता है कि इलेक्शन कमीशन ने 30 लाख रुपए की या 25 लाख की या 50 लाख की पाबंदी लगानी है। हमें इतने खर्चा करना है, कितनी गाड़ियां आती है एक MNA के हल्के में 500-500, ये बातें करना, या पार्टी कितनी जो है वो देती है। इस वजह से मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के इलेक्शन के सिस्टम के अंदर हिमाम में सारे नंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे पास 30 सेकंड्स हैं, आगे बढ़े और जानना चाहूंगी चीज पे, मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है। आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हैं, PTI में आप वाहिद एक शख्सियत हैं तो सच बोलते हैं, अपनी पार्टी के लोगों को भी जरा उनके कान खींच देते हैं। डॉक्टर साहब मुझे बताइए, फवाद चौधरी साहब कहते हैं जी नवाज शरीफ वापस पाकिस्तान नहीं आएंगे, तो जो लोग कह रहे हैं जी NRO है, ये मेडिकल किस्म का NRO है, क्या फिर हम इसको NRO समझे? दूसरी बात ये फवाद चौधरी हो गए, फैसल वाडा हो गए, जो कुछ भी बोलने से पहले भी नहीं सोचते, बोलने के बाद भी नहीं सोचते। ऐसे लोगों को कभी आपकी पार्टी में किसी ने समझाने की कोशिश की है? आपका लास्ट कमेंट्स के बाद क्लोजिंग पे जाना है मुझे। फिजा नहीं कोई NRO लेने वाला है, नहीं कोई NRO देने वाला है। और मियां साहब की जो तबीयत है वो बहुत ज्यादा सीरियस है, अगर बात कहते हैं तो इसका क्या मतलब है? जिंदगी दे, मैं उसकी हयाती को रिस्क समझ रहा हूँ, जो उसकी पोजीशन है। बाकी अगर ये सोचने की बात ही नहीं है कि वो नहीं आएंगे और उसकी कोई हुकूमत चलती रहती है, वो समझते हैं कि फ़िलहाल जो है वो हमारे जाने से कोई फ़ायदा नहीं और चीज़ है, मगर अगर वो नहीं आएंगे तो उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। आपने जाने की बात की, हमारे जाने का वक्त आ गया। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल सेम टाइम सेम चैनल। जिंदगी ने अपने वफा की दुआओं में याद रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।